नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती थी। ऐसे में सभी की निगाहें उपचुनावों के लिए बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर टिकी हुई है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पीडीए के फॉर्मूले से फिर से बीजेपी को पटखनी देंगे। एक बार फिर करहल विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है। यहां से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रोफेसर एसपी बघेल को 67,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि इस बार का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ का एग्जाम नहीं होगा। क्या इस बार के उपचुनाव में उम्मीदवार योगी से पूछ कर दिए जाएंगे या इस पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ सीएम योगी का क्या रोल रहेगा, इन बातों पर निर्भर करता है योगी पर कितनी चुनौतियां रहेंगी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव काफी चतुराई से काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका पीडीए का फॉर्मूला एक्टिव है और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसे गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन के तहत कांग्रेस फॉरवर्ड राजनीति की ओर 2 कदम आगे बढ़े। ऐसे में यूपी में ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव एक बड़े वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। उसका नतीजा विधानसभा में दिखेगा। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उन 4 सीटों जो कि सपा के पास हैं वो सीटें बीजेपी ले पाएगी। वहीं बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सपा ने अपनी जिन सीटों पर विधायक को सांसद का चुनाव लड़ाया वहां से जीत हासिल की है। ऐसे में फूलपुर सीट पर अखिलेश यादव का करिश्मा काम कर सकता है। फिलहाल ये देखना तो दिलचस्प रहेगा कि आगामी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीतकर नए दलित चेहरे के रूप में उभरे चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आखिर उपचुनाव के रण में कौन अपना झंडा फहरा पाएगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ सपा पुरानी खोई हुई सीटों को साधने की कवायद करेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार जी तोड़ मेहनत करने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन किसके फॉर्मूले और किसके वादे जनता को ज्यादा पसंद आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उपचुनाव का रण आज यूपी में कौन भेद पाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हैं। राकेश पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनैतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश पोद्दार जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यूपी में प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा जितनी उम्मीद आप लोगों को थी। ऐसे में अब उपचुनाव में क्या रणनीति अपनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी? नलिनी जी, स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी के एक चुनाव हम लोग मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम आया, जनता का जनादेश का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जनता का जनादेश का मैं आशीर्वाद के रूप में देखना चाहता हूँ। जनता ने जो भी जनादेश दी और उसके बाद हम लोग अपने गिरबान में झांकने की कोशिश की रही, कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ हम लोग जनता तक अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को नहीं पहुंचा पाए, उस पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। रहा उपचुनाव की बात, रवि जी, मैं कहना चाहता हूं कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुस्तैदी के साथ हम लोग उपचुनाव में विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। माननीय योगी जी के जो कामों को है धरातल पे उतारने का काम करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हो सकता है कि चारों पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतने की में कामयाब रहेगी। ठीक है, हमारे साथ सपा से लगातार पूजा जी बनी हुई है। पूजा जी, यूपी में वापस से पैठ कैसे बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सीधे तौर पर ये कह रही है कि हम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। नमस्कार और साथी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जल्दी चुनाव जो है कई मुद्दों पर होते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज करती रही। वो एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, धर्म के मुद्दे पर। अगर मैं जो है बात कर लूं जो उपचुनाव होने हैं, तो नलिनी जी ये भी ध्यान देना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने शायद ध्यान नहीं दिया कि जिन सीटों पे इनके विधायक रहे हैं
अगर मैं फूलपुर की बात कर लूं तो भले फूलपुर से इनका जो है सांसद हुआ है, 4000 वोटों से जीता है भाजपा का सांसद यहाँ पे, पर वो फूलपुर की जो विधानसभा है, फूलपुर विधानसभा से हारे हुए हैं। तो इनके लगभग जो प्रत्याशी, और वहीं पे अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देखा जाए तो वो जिस विधानसभा से विधायक रह के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम अयोध्या की बात कर लेते हैं, मिल्कीपुर से जो है अवधेश जी मिल्कीपुर विधानसभा से जीते हुए हैं। तो जमीनी हकीकत ये है कि जो विधानसभाएं आपकी जो विधानसभा में उपचुनाव होना है, अगर उनमें हम लोकसभा से कंपेयर भी कर लेते हैं ना, लोकसभा में विधानसभा वार देखते भी है ना, तो भी जो समाजवादी पार्टी उसमें ज्यादा सीटें, ज्यादा जो विधानसभा से जीती हुई है एज कंपेयर टू भाजपा। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो जमीन पे रह करके जमीनी मुद्दों को लेकर चल रही है, क्योंकि आप क्षेत्रीय मुद्दों को नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्षेत्र में थे, इनके ही सांसद रहे, इनके विधायक रहे, इनकी सेंटर में गवर्नमेंट रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल गवर्नमेंट हो गई, पर कार्य नहीं हुआ है। अगर इस पे डिस्कशन भी कर लिया जाता है ना नलिनी जी की यार यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, यहाँ खराब हुआ है, तो इनके विधायक और सांसद कहते हैं कि आप उस रास्ते से क्यों चले जाते, ये वाला रास्ता अच्छा है, उस रास्ते से चले जाइए। तो ये जनता के बीच में नहीं चल पाता है। जनता को चाहिए कि आप कार्य करिए। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जमीनी स्तर पे रह करके कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जुड़ी हुई जनता से और अभी भी जुड़ी हुई है, और आगे चल के भी हम काम करते रहेंगे। तो ये जो है हम लगे हुए हैं, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के रहते हैं, और इसलिए जनता हमें प्यार दे रही है, और हम बिल्कुल प्यारी के साथ में हैं, जनता के बीच में हैं। और हमें लगता है कि जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी जनता जैसे लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दों पर वोट की है, वैसे ही जो है मुद्दों पर वोट करके ये उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को अपना समर्थन देंगे। नंदिनी जी, हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, और अगर बात अभी लोकसभा चुनाव की जाए तो यूपी में खास करके इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है बेहद बेहतरीन रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को थोड़ी सी निराशाजनक जो है वहां पर स्थितियां का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब उपचुनाव होने हैं, ये उपचुनाव कितने खास हैं और इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना कितना खास है, ये आपसे जानना चाहूंगी। संदीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, राकेश पोद्दार जी लगातार बने हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, उपचुनाव में कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने? क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता आपको थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर आ गई है। देखिए नलिनी जी, जनता ने जो जनादेश दिया, मैंने आपसे कहा जनता के जनादेश को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी क्या कमी रही, मैं इस पर हमारे चिंतन मंथन, हमारे संघ चालक जी भी रख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता में है। और उसके बाद हम लोगों ने अपने काम किए, अपने काम को धरातल पे उतारा हूँ, धरातल पे रखा हूँ, लेकिन देश के अगर तो जनता को क्या सर धरातल पे उतरे हुए काम समझ में नहीं आए क्या पोद्दार जी? काम तो आप लोगों ने नारे, काम गिनाना, राम मंदिर का जिक्र करना, तमाम काम आप लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावों में गिनाया, तो क्या जनता को ये मुद्दे और काम समझ में नहीं आए क्या? नहीं, देखिए, इन्होंने जनता को भ्रम फैलाने का काम किया। इन्होंने कहा कि संविधान ये लूट लेंगे, 400 सीट आ जाएंगे। इन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में। अब देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री किसी में एनडीए घटक को दल की बैठक होती है, उसी संविधान को सर पे लगाने का काम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा ग्रंथ है। इन्होंने भ्रम फैलाया जनता के बीच में। हम कर रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान भ्रम नहीं फैला रही थी सर। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी कि सपा आएगी तो दोबारा से रामलला जो है वो टेंट में पहुंच जाएंगे। तो भ्रम फैलाने की बात ना करिए सर। सीधी सी बात है कि आपके मुद्दे जनता को नहीं समझ में आ पाए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे मुद्दे जनता को समझ में आए। इन्होंने पीडीए बना दिया। पीडीए पर मतलब इन्हें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े की बात करते हैं। हम तो सबकी बात करते हैं, सबको साथ ले जाने की बात करते हैं। इसी बात को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। इन्होंने हमारे समाज को बदलने की बात करी, समाज में फूट डालने की बात करते हैं। इन्होंने पीडीए बनाया, बिहार में हमारे समीकरण बना लिया। ये लोग समीकरण बनाते हैं, हम लोग समीकरण नहीं बनाते हैं। हम लोग नलिनी स्पष्ट रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, चाहे स्वर्ण जाति का हो, चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे शिक्षक हो, सभी जाति के लिए हम लोग नीचे ग्राउंड पे काम करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। ये लोग चुनाव
चुनाव जीतने के लिए हमारे समाज ठीक है, जल्दी से एक मिनट राकेश पोद्दार जी, हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए। पूजा जी, चाहूंगी जल्दी से आप इसका जवाब दें, फिर मैं संदीप जी का रुख करूंगी। कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ पीडीए को साधने की कवायद करते हैं, बाकी जनता से, बाकी जातियों से, बाकी धर्म से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। देखिए नलिनी जी, जो है पहली बार तो पीडीए की बात कर रहे थे, तो पीडीए में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सारे धर्म तो आ ही जाते हैं। अगर ये जो डेफिनेशन कह रहे हैं, हमारी डेफिनेशन को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो भी। और दूसरी बात कर ले, सर्व समाज की अगर बात कर रहे होते हैं तो इनके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं, और इन्होंने जो है 543 में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। कहाँ से, किस मुंह से सब धर्म की बात कर लेते हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं कि संविधान की, इनको ये कह रहे हैं कि मुद्दे इनके जमीन तक नहीं पहुंचे आपके मुद्दे जमीन तक, अग्नि वही जमीन तक ही पहुंचा हुआ है। आपकी महंगाई जो बढ़ा रखी है वो भी जमीन तक ही पहुंचा हुआ है। अभी तो उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से पुलिस भर्ती का जो लेटर निकला ना बाहर, वो यूं ही नहीं निकला, आपका प्लान था। और आउटसोर्सिंग कौन सा संविधान के तहत होता है भाई? ये अग्निवीर कौन सा संविधान के तहत होता है? और आप कह रहे संविधान की छेड़छाड़ की बात ही नहीं कर रहे थे। आपके प्रत्याशी बिल्कुल डेफिनेशन बता रहे थे कि 400 मिलेंगे, तो किस तरीके से जो है लल्लू सिंह जी बता रहे थे जनता को कि किस तरीके से जो है संविधान को बदला जाएगा। ये जो आप नियम लेके आ रहे थे, जो आप पेपर लीक, अभी नीट का चल रहा है बवाल, आप बताइए कि जो है प्रोटेस्ट करना पड़ता है बच्चों को कि जो है गलत हो रहा है, तब आप जाके एग्जाम कैंसिल कराते हैं। ये सब चीजें जमीन पे पहुंच रही है, ये जमीन पे पहुंच रही है, इसकी वजह से जनता आपको नकार रही है। आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप बैठ करके मीटिंग कर लेंगे फटाक से, कैबिनेट मीटिंग ठीक है पूजा जी। संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत देर से संदीप जी से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी देखिए, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, और अगर लोकसभा 2024 के चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां थोड़े से नतीजे निराशाजनक रहे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी वाले साबित हुए। ऐसे में अब ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना कितना ज्यादा अहम हो गया, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए मैडम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, चुनाव जीतना सभी के लिए अहम रहता है। सभी चुनाव जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरते हैं जी। लेकिन हाँ, ये इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ जगह एनडीए ने अच्छा किया है। जैसे उड़ीसा में भी सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत ली हैं, हिमाचल में सीटें जीत ली हैं, कई जगह बहुत अच्छा किया है। लेकिन अच्छा करने के बावजूद भी कई जगह ऐसा प्रदर्शन रहा जो उम्मीद के परे गया। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत स्थिति में रहा, अपना जो उनका पीडीए था, पीडीए ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और जिन मुद्दों पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, कहीं न कहीं उनपे बीजेपी को एक तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह इसलिए कह रहा हूँ कि सीटें घटकर आधी हो गई हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चैलेंजेस है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं। जहां लोकसभा में नरेंद्र मोदी एक फेस थे या एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में कह लीजिए मेन फेस रह सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की जो एक्सेप्टेंस है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो काफी ज्यादा है। और लोगों में जो योगी आदित्यनाथ है उनको लेकर के नाराजगी भी उस लेवल की नहीं है जैसी केंद्र सरकार के प्रति देखने को मिल रही है। संदीप जी, स्टार प्रचारक के तौर पर प्रदेश भर में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार भी तो किया था। अगर इतनी लोकप्रियता है तो सीटें कम कैसे हो गई, इस पर भी तो सवाल बनता है। बहरहाल लगातार चर्चा में हमारे साथ खास कार्यक्रम में लगातार खास मेहमान बने हुए। यूपी उपचुनाव की अगर बात की जाए और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पूजा जी, जहां हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों ही लोगों का एक ही कहना है कि ये जो पीडीए का जो आप लोग नारा देते हैं ना, ये थोड़ा सा कारगर आपके लिए साबित हो गया। क्या लगता है, ये पीडीए का बड़ा फायदा मिला है, पीडीए का फॉर्मूला असरदार साबित हो गया आप लोगों के लिए? पूजा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए पूजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार राकेश पोद्दार जी बने हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, यूपी में आपकी पकड़ क्या अभी भी मजबूत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और हमारी कमी रही। मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। हम लोगों के बीच गठबंधन कितना मजबूत है ये सवाल नहीं है सर, यूपी में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है? 33 सीटों पर आ गए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है,
और हम लोगों ने 17 में चुनाव जीता, 22 में जीता और 27 में भी जीतेंगे। और जो उपचुनाव हो रहे हैं आपके सामने, अभी देखिए जनता इन लोगों को नकारेगी। जनता समझ गई है कि ये लोग जो है नकारे लोग हैं। कहीं न कहीं जनता ने के बीच में हम लोग नहीं पहुंच पाए। इस बार हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे हमारी बूथ कमेटी होती है, मंडल अध्यक्ष होते हैं, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि ये लोग भ्रम फैला रहे थे आप लोगों को कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। मोदी जी को रोकने के लिए लोगों ने ऐसा काम किया। योगी जी की सरकार है, योगी जी ने बहुत सारे काम किए, उस काम को लेके हम लोग धरातल पर जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता से अपील करेंगे। जनता का निर्णय जो होगा सर्वोपरि होगा। पूजा जी कह रहे हैं जनता जो भी डिसाइड करेगी वो सर्वोपरि होगा, और आप लोगों ने जनता को भटकाने की कोशिश की है ये कह के कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। नलिनी जी जो है ये जो संविधान की बात कर रहे थे इनके प्रत्याशी, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। बार बार सेम चीज को रिपीट करना थोड़ा सा गलत लगता है कि इनको पता है कि कहीं कोई भ्रम नहीं फैलाया गया हुआ है। अगर कहते हैं कि हमारा पीडीआर कारगर किया तो उनका राम मंदिर कारगर क्यों नहीं हो गया? जनता के बीच में आप नहीं गए। आपको पता है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। 2022 में जब सरकार बनी तो उन्होंने ये पहले पारित किया। जैसे भी कैबिनेट की मीटिंग की थी उन्होंने अपनी अध्यक्षता में, वैसे 2022 में भी की थी और 22 में क्या कि हम पारित पानी समस्या वहाँ पे दूर की जाएगी और उस पर एक काम नहीं हुआ है। 2022 से लेकर 2024 आ गया हुआ है। इस तरीके से आप काम नहीं किए हुए, जनता तक क्यों नहीं पहुंचे? आप सरकार पहुंचे तो है, अग्निवीर पहुंचा है, आपका भी आउटसोर्सिंग भी पहुंच गया हुआ है, जो आप जॉब्स नहीं दिए हैं वो भी पहुंच गया हुआ है, किसान के लिए आप जो लो लेके आए थे वो भी पहुंच गया था, तभी तो जनता प्रोटेस्ट कर रही थी। आप कार्य नहीं करेंगे। आप अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पता लगा रहे हैं कि कितनी जो है लंबित वैकेंसियां हैं, लंबित जो पद है उनको भर्ती करेंगे। भाई आपको पता नहीं था? 7 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपको पता नहीं था कि लंबित भर्तियां कितनी बची हुई? विपक्ष बता रहा था आपको, आपके मंत्री सदन में बता रहे थे, तब आपका ध्यान नहीं जा रहा था। अब जनता का जब जनादेश आ रहा है, जनता अपने लिए लड़ रही है, तब आपको पता चल रहा है कि हरी ये भी कार्य करना है। पूजा जी, लेकिन अगर अभी उपचुनाव की बात की जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में उतर गए हैं और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या सपा का वोट बैंक कटने का डर आप लोगों को सता रहा है, क्योंकि एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के उभरे हैं? देखिए नलिनी जी, नगीना से जो है वो जीते हैं चुनाव, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट डालने वाले की वोट कटने वाले हैं। इस तरीके से नहीं, क्योंकि वो उपचुनाव में भी और विधानसभा चुनाव दोनों में ही अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है और आप लोग लगातार पीडीए को साधने की कोशिश करते हैं और उधर भी वही वोट बैंक है। देखिए अब मैंने कहा ना कि आप जिस तरीके से देखना चाहें, अगर हमारी तरफ से देखिए जो हम कार्य कर रहे हैं, हम जनता के बीच में रह के कार्य कर रहे हैं। जो जनता की कई बार जो भाजपा के कई नेता कहते हैं कि जो है मायावती जी जो है चुनाव नहीं लड़ी, उनके तरफ जो उनके वोट थे वो नहीं आया, वो चले गए, इंडिया में चले गए। पहले तो ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जो है बसपा जो है इनकी बी पार्टी है। और दूसरी बात क्या है कि जनता मुद्दों पे गई है। जनता जो है ऐसा नहीं है कि आपके वोट बैंक है या उनके वोट बैंक है, जनता किसी का वोट बैंक नहीं है। जनता अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमें बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो कार्य सही नहीं करेगा, जो जनता के बीच के जनता के हित के लिए कार्य नहीं करेगा, उसको जनता जो है सत्ता में आने नहीं देगी। जनता उनके हित में वोट नहीं करेगी। जो उत्तर प्रदेश की जनता है, अभी देखा जाए तो युवा सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, सबसे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड युवा सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो इन सब ने मिलकर के अपने मुद्दों पर वोट किया। वो अपने फैमिली को कन्विंस करते मुद्दे पे वोट करना है। अगर ये कार्य किए होते तो कार्यों को लेकर के जाते जनता के बीच में। ठीक है संदीप जी का रुख कर लेते हैं। पूजा जी वक्त की कमी है, एक करके सबसे जवाब ले लेते हैं। करना चाहता हूँ जी पोद्दार जी। नलिनी जी, मैं सरकार हमारी बनी है और हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और उड़ीसा की बात कर लें, चाहे हम आंध्रा की बात कर लें, बहुत बधाई है आपको, ऐसी सरकार बनाने की बहुत बधाई है आपको। ले लीजिए, बिल्कुल जनता ने जो है माननीय पूजा जी सुन लेते हैं ना, वक्त की कमी है। देखिए सभी की बात एक एक करके सुनना जरूरी है ना। प्रधानमंत्री का शपथ ही नहीं लेना चाहिए था, फिर भी उन्होंने लिया। उनके नाम पे चुनाव नहीं जीते हैं आप। चलिए पोद्दार जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चुनाव लड़ा गया, पूजा जी सुन लीजिए। और आप लोग के जैसा अभी उपचुनाव हुआ है ना, जनता का निर्णय देखिएगा बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा। और हम लोगों ने उड़ीसा जीता और हमारा वोट नहीं सर, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उड़ीसा पे क्यों जा रहे हैं? उड़ीसा पे क्यों जा रहे हैं? बात उत्तर प्रदेश की कीजिए ना। आप तो कह रहे थे 80 में से 80 सीटें लेकर आएंगे, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 400 पार का ये नारा है जो आपने दिया था, क्या यही नारा तो नहीं आप लोगों को ले डूबा? ये जो ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दिखा रही थी, क्या यही नारा आप लोगों के लिए एक शिकस्त का वजह बन गया क्या सर?
नहीं नलिनी जी, 400 का जो नारा का हमारा लक्ष्य था, हमको वहाँ पहुँचना था 400 के पास, लेकिन जनता ने जनादेश दिया, जनता ने जनादेश दिया। आज भी हमारे पास बहुमत है। इन लोगों ने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद। ठीक है आपकी भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन बात तो ये ना कि जनता की बात कौन सुनता है? ना सपा सुनती है, ना भारतीय जनता पार्टी सुनती है। जब वो सरकार में आते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे लगाते हैं, जब आप सत्ता में होते तो आप विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बहरहाल हमारे साथ लगातार संदीप जी बने हुए। संदीप जी देखिए, आरोप कई सारे हैं, लेकिन बात वही है कि आखिर जनता को क्या मुद्दे यूपी में बीजेपी के मुद्दे समझ में नहीं आए क्या? और क्या लगता है सर, इस बार उपचुनाव में कौन किला फतेह करने वाला है? देखिए मैडम, इस बार जो चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोगों की समझ में मुद्दे तो सब क्या आए हैं जी, लेकिन ये चुनाव इस बार गठबंधन का और समीकरण का चुनाव था। जहाँ जिसका समीकरण सेट बैठा वहाँ वो आगे निकल गया, क्योंकि किसी एक फेस का चुनाव नहीं था, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था, किसी का मैनिफेस्टो ऐसा नहीं था कि पूरे चुनाव को प्रभावित कर दे। क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के रिजल्ट आए हैं। नहीं सर, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक मोदी की गारंटी और कमल जो है शुरू से ही अपने मैनिफेस्टो में वो दिखा रहे थे बीजेपी अलायंस के मुकाबले। संदीप जी जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी कि आपने कहा कि किसी का भी मैनिफेस्टो ऐसा नहीं था जो एक चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रही थी कि हम कैंडिडेट के चेहरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ रहे हैं, कमल को लेकर लड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं था, मोदी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा इस चुनाव में कि आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, मुझे देखना है, मुझे वोट दो। नहीं कि बीजेपी नहीं सर, फिर आप तो आपको ये वक्तव्य सुनने की जरूरत है। बहरहाल आप सभी से माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए यूपी में आखिर उपचुनाव में कौन किले फतेह कर पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अब लोकसभा के बाद उपचुनाव में किसको जिताती है। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।